हम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से नीट 2025 में इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। यानी जब आप नीट एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के या सेम क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो पे जहां पे भी मैं आपको लिखवाऊं कि ये नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी का इस बार एग्जाम में आ सकता है या ये मिस्टेक एग्जामिनर आपसे करवा सकता है, उन सभी मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको अलग से नोट कर देना है ताकि एग्जाम से पहले आप उनको बार बार अच्छे से रिवाइज कर सकें और एग्जाम में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, तो आप सब अच्छे से जानते हैं मैं कौन से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ये है आपके बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की केयर टेस्ट के केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट सॉल्यूशन। भाई केयर टेस्ट सीरीज क्या है वो भी आप जानते होंगे, जिनको नहीं पता है बता देता हूं। केयर बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन और मेजर टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में इन टेस्ट में आपको मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवाता हूं, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं और कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी की लाइंस को मैनिपुलेट करके आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है वो सब भी मैं आपको सिखाता हूं। एनसीईआरटी के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं, ये सब हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू कवर करते हैं। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको कौन से अटेम्प्ट में करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, वो भी मैं आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सिखाता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आप एक बार ये सीख गए कि हमें टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में करना होता है तो इजीली आप नीट एग्जाम में 680 प्लस 700 प्लस 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकते हैं। और वो सीखेंगे हम प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस आप करेंगे बीवाइज क्लासेस के केयर टेस्ट के थ्रू। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट आज के टेस्ट के सॉल्यूशन यानी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन नंबर 1st, 5th, 9th, 13th, 15th, 21st, 22nd, 24th, 25th, 28th, 29th, 30th, 32nd, 33rd, 38th, 39th, 40th, 42nd, 47th, 48th एंड 49th क्वेश्चन। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, जब मैं बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, वो इनको अलग से नोट करना शुरू कर देते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है भाई कोई भी टेस्ट आप कम से कम एक बार और तो जरूर रिवाइज करेंगे। जब आपके पास ये पूरा टेस्ट रिवाइज करने का टाइम ना हो तो आप क्या करेंगे, ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो या दोबारा से सोल्व ना कर पाए उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। आपको पूरा एक एक क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जिन बच्चों ने अभी तक केयर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं भाई आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और केयर टेस्ट सीरीज से अपनी केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि केयर टेस्ट सीरीज आपके केमिस्ट्री का केयर करेगी और इसकी फुल फॉर्म भी है केमिस्ट्री एनालिसिस रिवीजन कम एक्सरसाइज सीरीज। यानी ये केमिस्ट्री में आपका एनालिसिस कराएगी, कहां पे आपकी कमियां हैं, क्या मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हैं, आपका रिवीजन कराएगी और आपको क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जिन बच्चों को कोई डाउट है वो 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आयोनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। भाई आयोनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? हम जानते हैं आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जनरली मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। ये होते हैं आपके जनरली, ये क्या होंगे, इनका आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है और इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ये आप बोल दो ना, ये मेटल्स है जनरली। अगर जनरली बात करें, जनरली अगर हम बात करें, ये क्या होती है? मेटल्स, और ये होते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है और मेटल का आयनेशन एनर्जी कम होता है। इनका आयनेशन एनर्जी कम होगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे। उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। जैसे NaCl में, NaCl में क्या होगा भाई? NaCl में Na प्लस में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, और Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस बना लेगा। तो ऐसे फिर Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaCl का क्रिस्टल बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? तो लो आयनेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। और मैं कहूंगा ये आपके फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, क्योंकि इजीली सब आप इसको कर सकते हैं। वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मोस्टली फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो ही जाती है। एक आध क्वेश्चन होता है जो टफ होता है, लेंथी होता है, जो आपको थर्ड अटेम्प्ट में लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। भाई सिंपल सी बात है, आप ये देखो, फेजान रूल ये कहता है, फेजान रूल क्या कहता है? एज पोलराइजेशन इंक्रीज, एज पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज। ये हम पढ़ चुके हैं। अब पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। और अगर साइज की बात करें, पोलराइजेशन क्या होता है? साइज ऑफ एनायन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कैटायन जितना छोटा उतना ज्यादा पोलराइजेशन। लेकिन कभी भी अगर आपको केमिस्ट्री में ऐसे देखना पड़े, सबसे पहले आप चार्ज देख लिया करो। तो चार्ज अगर इसमें हम देखेंगे, भाई सबसे बेरिलियम पे +2 है, देखो बेरिलियम BeCl2 है। अच्छा सबसे पहले ये देख लो, एक तो ना कभी भी ऑर्डर पूछे आपसे किसी भी चीज का, तो पहले आप ये चेक किया करो कॉमन क्या है। तो इनमें तीनों में कॉमन क्या है? क्लोराइड कॉमन है, एनायन कॉमन हो गया। यानी क्वेश्चन किससे सोल्व होगा? कैटायन से सोल्व होगा। अब कैटायन क्या है? यहाँ पे बेरिलियम 2+ है, एक लिथियम है, और एक सोडियम कैटायन है। ठीक, अब इनमें सबसे ज्यादा चार्ज है इस पे +2, और इस पे है +1, और इस पे भी +1 है। तो अब इस पे चार्ज ज्यादा हो गया, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस पे क्या होगा? ये इन दोनों में चार्ज सेम, तो चार्ज कैटायन का सेम हो गया। अब आप साइज से करो, साइज जिसका छोटा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यानी आयनिक कैरेक्टर कम। ये आ जाएगा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फोर्थ आंसर इज 4, और ये आराम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते थे। ये भी मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एब्सेंट इन। भाई BH4- में पता क्या होता है? ये जैसे BH3 होता है, और BH3 में है ना H- आकर के अपना एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है ऐसे। ठीक, अब अगर आप बात करो कार्बोनेट में, इसमें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कार्बोनेट में देखना, बी में ये होता है, इसमें कार्बोनेट ऐसा, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसमें सिग्मा और पाई है। सी है वाटर, वाटर में ऑक्सीजन क्या करता है? अपना एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट करता है अपना लोन पेयर किसके साथ? H+ के साथ। इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और डी यानी फोर्थ जो आपका है, उसमें आप बोल सकते हो NH4+ में भी ये NH3 क्या करेगा? अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा किसको? H+ को। इस पे ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +1। इस पे भी कोऑर्डिनेट, किस पे नहीं है? सेकंड पे भी है। आंसर इज 2। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। The atoms in a covalent molecule are said to share electrons, yet some covalent molecule are polar। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो ये बोल रहा है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होगा? जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो A और B के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो A और B दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसके बावजूद भी कोवलेंट कुछ, yet some covalent molecule are polar, फिर भी कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे HF HCl ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, पोलर है।
ठीक, NF3, NCl3, NH3 ये पोलर होते हैं, हालांकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो असर्शन तो सही है कुछ, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे BF3 हो गया, CCl4 हो गया, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है बट नॉन पोलर है, उसने इसीलिए लिखा है येट सम, तो स्टेटमेंट सही होगी। नेक्स्ट, इन ए पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम ऑन एन एवरेज नियर वन ऑफ द एटम्स, और इसी के कारण पोलरिटी आती है, ये बिल्कुल सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे अब मान लीजिए ये H2 मॉलिक्यूल है, H2 क्या है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये बीच में रहेंगे, तो इसका तो न्यू जीरो आएगा। लेकिन यही अगर हम बात करें HF की, HF में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहेंगे, और इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल प्लस आएगा, इसके कारण ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, आई थिंक मैंने नॉन पोलर बोल दिया, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, न्यू नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक, तो कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इसका अगर एग्जैक्ट रीजन दे तो आपका लोन पेयर भी आना चाहिए, बट ये सम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान लेंगे, है ना। मतलब वैसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये कुछ हद तक एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक, लेकिन उसने भी तो यहाँ पे सम मॉलिक्यूल की बात की है, इसलिए इसका आंसर 1 ही जाएगा, पहले भी इसका आंसर 1 माना गया है, आंसर इज 1। ये आपका असर्शन रीजन है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट जब भी आपको ठीक लगे तब आप इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। देखो, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, H2O से ज्यादा H2S की होगी, उससे ज्यादा H2SE की होगी, और उससे ज्यादा H2TE की होगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जो यहां पे MH बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। अच्छा, बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के कारण MH बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी घट गई, और बॉन्ड एनर्जी घट गई तो इजीली बॉन्ड टूटेगा, इजीली H+ देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। और कुछ आपसे पूछे Ka वैल्यू ज्यादा, Pk वैल्यू कम, ये कर दोगे ना सब। और सेम प्रोसीजर होता है आपका अगर हम बात करें किसके लिए, HF HCl, इनके लिए भी सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ HF से ज्यादा HCl की, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, HBr की और HI की, कर लोगे ना ऐसे। तो ये इसका आंसर क्या आया भाई, बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से, ये SH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए H2 क्या है, H2S क्या है, ज्यादा एसिडिक है, और H2O कम एसिडिक है। तो आंसर इज 2, और आई थिंक ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए था। ये तो हम सब बार बार करते हैं, मैंने आपको रैंकर बैच में भी करवाया है, रैंक बूस्टर में भी करवाया है, कृष्णा बैच में भी करवाया है, ठीक, हर जगह अच्छे से करवा रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल किसका है, पहले देखो BF3। देखो, जो मॉलिक्यूल, अगर कोई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, सिमेट्रिक का हमेशा याद रखो, न्यू इक्वल टू 0 आएगा, नॉन पोलर। ठीक, कोई अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, उसका न्यू नॉन जीरो आएगा, दैट इज पोलर। हमेशा इस बात का ध्यान रखो। अब ये देखो, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें ये डाइपोल मोमेंट इसका इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, सारे 180 पे है, और आप जानते हैं वेक्टर सम क्या हो जाएगा 180 पे, न्यू 0 हो जाएगा। फिर ऐसा ये 4 में क्या है, ये भी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक कैसा, टेट्राहेड्रल, तो इसका भी न्यू 0 आएगा सिमेट्रिक होने की वजह से। ठीक, नेक्स्ट SF4 में, SF4 सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर का मोमेंट जो होता है कभी भी उसको बॉन्ड पेयर मोमेंट कैंसिल नहीं कर पाएगा, न्यू नॉन जीरो। अब XCF4 में क्या है, 4 तो फ्लोरीन है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, और 2 लोन पेयर है एक्सियल पोजीशन में। ठीक, तो ये लोन पेयर इसके लोन पेयर मोमेंट को कैंसिल करेगा, और आपस में ये आपके फ्लोरीन वाले कैंसिल कर देंगे, XCF बॉन्ड वाले, तो न्यू रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। वो पूछ रहा है किसका डाइपोल मोमेंट होगा, तो 1 सेकंड 4 का 0 है, बाकी थर्ड का नॉन जीरो है, यानी वो परमानेंट डाइपोल है। आंसर इज थर्ड। ये भी आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एफर्ट इतने थे नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं, मे भी इसलिए टाइम लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द मॉलिक्यूल
CH4 NH3 and H2O, which of the following statement is false? The HCH bond angle, देखो भाई बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। बॉन्ड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, 2-3 मिनट लूंगा और जो मैंने क्लास में आधे पौने घंटे में पढ़ा है वो आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो बॉन्ड एंगल में क्या करना होता है आपको, सबसे पहला फैक्टर चेक करो आप, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में sp3 सबसे कम, उससे ज्यादा sp2 और सबसे ज्यादा sp। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो भाई, यहाँ पे BeCl2 का सबसे ज्यादा होगा 180 डिग्री, उससे कम BCl3 120 डिग्री और CCl4 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाए तो उस केस में हम चेक करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन चेक नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। ठीक, क्या करोगे, जैसे मैंने आपको ये दे दिया, वाटर है, अमोनिया है और CH4 है, ये तीनों sp3 है। देखो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोन पेयर चेक करो, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 0, ये बॉन्ड एंगल ऐसे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तीसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, सेंट्रल एटम, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज सेम, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सभी के पास 2 लोन पेयर है। तो बॉन्ड एंगल की अगर बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ आपका आएगा साइड एटम। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर और सेंट्रल एटम सेम हो जाए, देन बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम, या आप ऐसे ही बोल सकते हो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। जैसे अगर आपसे कोई पूछे OF2 और OCl2 में किसका ज्यादा होगा, sp3 है। ठीक, दो लोन पेयर है दोनों केस में सेंट्रल एटम पे, और दोनों केस में सेंट्रल एटम सेम है। तो अब क्या करोगे, साइड एटम किसका बड़ा, क्लोरीन का, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप लगा करके आप कोई भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। और ये 4 स्टेप सिखाने में, एग्जांपल कराने में क्लास में आधा घंटा लगता है, जो मैंने 3 मिनट में आपको यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, द HCH bond angle in CH4, the NH bond angle in NH3 and HOH bond angle are all greater than 90 डिग्री। बिल्कुल सही है, CH4 का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसमें एक लोन पेयर आ गया लगभग 2.5 डिग्री से घट जाएगा 160 डिग्री, ये 2 लोन पेयर है, ये लगभग 5 डिग्री से घट जाएगा। ठीक, ये सही है, तीनों का 90 से ज्यादा है। द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, H2O का सबसे कम है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3, ये सही स्टेटमेंट है, वो आपको दिख रहा है कम है। HCH बॉन्ड एंगल इज लार्जर, ठीक है, ये भी तो रॉन्ग उसने पूछी थी, आंसर इज 2। और आई थिंक ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स है तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वो क्वेश्चन करें जो 30 से 40 सेकंड में आपसे हो जाएंगे। ठीक, सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें लगभग 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट से ज्यादा अगर लगता है वो जाएंगे आपके थर्ड अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, देखो CCl4 है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इनमें कुछ ना कुछ CH3H सबका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, तो आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था, देखते ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल कोवलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। देखो मैंने आपको बताया है कि एज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, और पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज ऑन आयन, चाहे कैटायन हो या एनायन, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे ये मान लो LiCl, LiCl के बाद BeCl2, ये वाला एग्जांपल ले लो आप, NaCl, MgCl2 और AlCl3। अब देखो एनायन तो सब में कॉमन है, चार्ज देखो +1 +2 +3, चार्ज बढ़ा पोलराइजेशन बढ़ा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एनायन का देख लो, अगर यहां पे आपको बोल दे NaF Na2O Na3N, यहां पे F -1 में है, ऑक्सीजन -2 में, नाइट्राइड -3 में, तो ये ऐसे बढ़ जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर इसमें भी। ठीक, ये तो चार्ज से हो गया। नेक्स्ट, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑन ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब दो एग्जांपल इसके भी करवा देता हूं। देखो, अगर आप देखें यहां पे ये LiCl, NaCl, KCl, RCl, RbCl, CSCl, अब इनमें हमने देखा कि सब में एनायन सेम है और कैटायन पे सब में चार्ज +1 है, तो एज साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम बात करें साइज ऑफ एनायन से, आपसे कोई पूछे LiF, LiCl, LiBr, LiI, आपने क्या देखा, सब में लिथियम कैटायन कॉमन है, तो एनायन से करेंगे, एनायन में सब में चार्ज -1 है। फिर देखो साइज एज साइज ऑफ हैलाइड आयन डिक्रीज, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, ये कोवलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर हर जगह। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। आंसर इज थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, आप एक बात नोट कर लो, मैं अभी बोल देता हूं, फैजान रूल नीट 2025 में आएगा, फैजान रूल नीट 2025 में आएगा, और ये जो दो लाइनें मैंने आपको लिखाई है यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बाई चांस कल एग्जामिनर यहां पे आपको लिख के दे दे NaF, NaCl, NaBr, NaI, आई थिंक उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप सीख ही गए हो। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट 2025 में 100% आएगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, क्योंकि इतना सबको पता होता है, मैंने तो रिवीजन कराने के लिए टाइम लिया है। जिसको नोट करना है इस कॉन्सेप्ट को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। लिखो, कर लिया भाई नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। मैंने आपको अभी बताया था कि भाई पोलराइजेबिलिटी, जैसे मैं पोलराइजेशन लिख रहा हूं बार बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलराइजेशन पावर कही जाती है कैटायन की, और एनायन होता है पोलराइज, वो होती है उसकी पोलराइजेबिलिटी, और दोनों के लिए पोलराइजेशन भी अगर यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या आ जाएगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन हो जाएगा, और यहां से आप लिख सकते हैं F- से ज्यादा Cl- की, उससे ज्यादा Br- की, और सबसे ज्यादा I- की हो जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, क्योंकि चार्ज सेम है, जब चार्ज सेम मतलब ऐसा करते हैं। ठीक है, और जिसका चार्ज ज्यादा हो, या यहां पे लिख लेना आप, इसको ऐसे लिख लो, बल्कि भाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, चार्ज ऑन एन आयन, दोनों ही केस हो गए। ठीक, आंसर बताओ कौन सा, ये आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है। ठीक, आंसर आ गया आपका फोर्थ, और ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, हो जाएगा भाई। बाकी पीछे आपने सीख लिया, नोट भी कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द कोवलेंट बॉन्ड मोस्ट पोलर। देखो ये तो हो गया नॉन पोलर, न्यू जीरो है इसका। तो अब इनमें सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा HCl, उससे कम HBr, उससे कम HI। एज डेल्टा EN डिक्रीज क्या होगा, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। मोस्ट पोलर आ गया थर्ड, और ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल O3 कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है ओजोन। ओजोन आप जानते हैं, ओजोन में ये एक तो सिग्मा है, दो तो सिग्मा है और एक पाई। सिग्मा यहाँ पे एक ऐसे दिखाते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है जिसमें बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय सिंगल एटम। ठीक, ये होता है। कर लोगे इसको ऐसे। नेक्स्ट आंसर क्या है? 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। आंसर इज 2। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, और एक ओजोन पे आपका जो फॉर्मल चार्ज आता है वो भी आपको आना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर बना के देगा एग्जामिनर आपको। ठीक, तो ये अगर फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उस पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग यानी जो आपके लोन पेयर वाले आ जाएंगे, माइनस इसमें हम करते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, अब देखो कितने हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां पे आ जाएगा आपके ऑक्सीजन में 6। पहला कर रहे हैं हम फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 1, 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4, माइनस 2 इंटू कितना करेंगे? सॉरी, यहां पे हाफ करते हैं, हाफ इंटू करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्ट फॉर्मूले में ये, वैसे तो ये भी सही था जो मैंने लिखा था, बाकी एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये लिखा जाता है। तो हाफ इंटू लिखो, अब यही फॉर्मूला लिख लो फिर आप। हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है? यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 शेयरिंग में है, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 2 चेक करो। सेकंड ऑक्सीजन में 6 माइनस, यहाँ पे 2 4 2 6, अच्छा, और ये 2 अनपेयर्ड है। ठीक, ये हो जाएगा हाफ इंटू 6, तो कितना बच गया? +1। फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन थर्ड कितना आएगा? यहाँ पे इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6 ही क्या है? ये नॉन बॉन्डिंग के हैं और 2 शेयरिंग में है, इंटू में 2 -1 आ जाएगा। तो इस पे अगर आप चार्ज दिखाना चाहेंगे ऐसे आएगा, +1 इस पे, -1 इस पे। ठीक, ये एनसीईआरटी में है और एम्स में आ चुका है। तो मुझे याद आया कि भाई यहाँ पे हमने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया, तो मे भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये अलग से करा दिया। ये अपना एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, इसको अलग से लिख लेना। ऐसी एक दो चीजें जो मन में आती है कि ये हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, तो मैं ऐसे कवर करता चलता हूँ टेस्ट सीरीज के थ्रू। और यही फायदा अभी वाइज क्लासेस के टेस्ट सोल्व करने का। क्वेश्चन हम एक सोल्व करते हैं, कई बार मतलब वैसे 50 क्वेश्चन होते हैं आपके टेस्ट में, और लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन का काम मैं आपको करा देता हूँ। तो ये बेनिफिट है टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देखने का। नेक्स्ट, इसका आंसर टिक कर दिया था हमने, आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, d2sp3 हो या sp3d2 हो, कोई सा भी हो, ये आपके वैसे तो उसमें आएगा, दोनों अलग अलग तो उसमें आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। खैर, इसने यहां लिख के दे दिया, कोई बात नहीं। तो अब देखो यहां क्या होगा। इसमें एक तो आपका s ऑर्बिटल होता है, px और py होता है, s px py और dx2 y2। ये तो क्या करेंगे, 4 हाइब्रिड बॉन्ड बनाएंगे एक ही प्लेन में। ठीक, जो आप ऐसे बनाते हो ना 4 बॉन्ड ऐसे मेटल सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड ऐसे, ये 4, तो ये 4 हाइब्रिड बॉन्ड ऐसे आएंगे। ठीक, इनकी वजह से। और 2 आपका pz और dz2, ये अलोंग द z एक्सिस आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ये अलोंग एक्सिस आ जाएंगे, वो प्लेन में आएंगे, ये अलोंग एक्सिस। तो अब उसने पूछा d का कौन सा यूज हुआ, तो d का अगर आपसे यहां पूछा जाए तो dx2 y2 और dz2 यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना है। आंसर 3 गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चाहे कोऑर्डिनेशन में आए, चाहे आपका केमिकल बॉन्डिंग में आए। ठीक, रिवीजन कर लेना इसका, है ना। आंसर 3, और जिसको याद है उसके लिए तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन। देखो, अगर हम IF7 बनाते हैं तो IF7 कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे बनेगा IF7। ठीक, इसमें 72 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। 72 के ये जो पांचों बॉन्ड आ रहे हैं ट्राइगोनल
पेंटागोनल प्लेनर में पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, जो ये प्लेन जो बन रहा है इसमें 5 एंगल आएंगे 72 के, और ये ऊपर वाला एक्सियल जो है, नीचे वाला एक्सियल, इन पांचों के साथ ये क्या करेंगे 90 का, टोटल 90 के 10, और ये आपस में 180 पे एक ही बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट CH4 में ये sp3 होता है, इसका एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। BeF2 में इसमें 180 का एंगल आएगा, और BF3 में आप सब जानते हैं इसमें 120 का एंगल आता है। ठीक, तो ये सारे एंगल हो गए। तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था इसने, IF7 में है 72 डिग्री, आंसर इज 1। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन या सेकंड अटेम्प्ट में, जब आपको ठीक लगे। वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली कर ही लेते हैं, सबको याद होता है कौन सा एंगल कितने का है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द बॉन्ड एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर। देखो, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, Cl2 की ज्यादा होती है, उससे कम Br2 की, और उससे कम F2 की, और उससे कम I2 की। देखो, एज साइज इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, लेकिन एक्सेप्शनली यहां पे F2 की है कम। क्यों कम होती है F2 की? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। क्या होगा, FF बॉन्ड जब बनेगा यहां पे लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? लोन पेयर रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब बॉन्ड एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड एनर्जी 1-1 बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर 1-1-2 की, या 2-2 की, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो 1-1 बॉन्ड ओनली कौन बनाता है? इसका एक ही एग्जांपल आएगा, HH। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो H2 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इनसे भी ज्यादा आ जाएगी, Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम, और F2 उससे पीछे चला ही गया, I2। तो इनमें क्या पूछा इसने? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछा है, तो आंसर इज 4 आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट है क्या? आंसर इज 4 आ जाएगा। एक आपका हाइड्रोजन चैप्टर की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन ए फॉर ए सिंगल बॉन्ड। जो अदर मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनके कंपैरिजन में H2 की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, HF की H2 से भी ज्यादा होती है। तो इनमें आपसे जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे मैंने लिखवाया है, तो उसमें H2 की सबसे ज्यादा आ जाएगी। H2 कोई भी सिंगल बॉन्ड दुनिया में बनेगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है H2 की, एक्सेप्ट HF की इससे भी ज्यादा होती है, ध्यान रख सकते हो। ये रटने वाला पॉइंट हो जाता है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है, और क्लास में मैंने सब आपको अच्छे से करा रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द कंपाउंड्स BF3 NCl3 H2S SF4 and BeCl2 identify the one in which the central atom has the same type of hybridization। भाई BF3 जो है इसमें तो हम जानते हैं sp2 होगा, NCl3 जो है इसमें हम जानते हैं sp3 होगा, और H2S में भी आप जानते हैं इसमें आपका sp3 होगा, और SF4 में आप जानते हैं 5 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या होगा sp3d होगा, और BeCl2 में तो ये तो लीनियर हो जाएगा sp। अब बताओ किस किस का सेम आया? NCl3 और H2 का, इनका सेम, H2S का सेम आया। आंसर इज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक, आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 द नंबर XMX बॉन्ड्स एट 180 डिग्री इज। भाई ये पूछ रहा है इसमें 180 के कितने होंगे? देखो सीधी सी बात है भाई, इसमें टोटल है ना, ये जो ऊपर बॉन्ड बनेंगे, ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो इन चारों के साथ, प्लेन वालों के साथ 90 पे, नीचे वाला चारों के साथ 90 पे, 4 4 8, ये चारों आपस में 90 पे, तो 90 डिग्री के तो हो गए आपके 12। अब 180 के देखो, 180 का एक तो एक्सियल पे और 2 ये स्क्वायर प्लेन में डायगोनली, तो 180 के हो जाएंगे आपके 3 बॉन्ड। तो कितना पूछा उसने? 180 के पूछा था 3, आंसर इज 3। इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
18. In CO2, CH4 and CH3 plus the hybridization of carbon atoms are. CO2 तो ये होता है देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई को काउंट नहीं करते। ये CH4 sp3 है और CH3 प्लस में एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ये CH3 प्लस sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर कौन सा आएगा? sp sp3 एंड sp3 एंड sp2। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कर देंगे भाई। 18th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम एस कैरेक्टर? देखो sp3 में अगर आप परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करेंगे तो s का एक ऑर्बिटल है, p के 3 टोटल 4, 1/4 गुणा 100 25% आ जाएगा। दूसरा sp2 परसेंटेज s 1/3 गुणा 100 33.33% आ जाएगा। तीसरा sp परसेंटेज s 1/2 गुणा में 100, ये 50% आ जाएगा। तीसरा चौथा dsp2, इसमें परसेंटेज s का 1 है और टोटल 4 है, गुणा में 100 25% आ जाएगा। तो मैक्सिमम आपसे पूछा है, मैक्सिमम sp में। आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ज्यादा किसी को टाइम लग रहा है कैलकुलेशन, सेकंड अटेम्प्ट में कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द बॉन्ड एंगल इन pH3 इज मच लेस देन NH3। ये देखो NH3 में यहां पे मैंने आपको बताया है दोनों क्या है, sp3 है, दोनों sp3 है, ये भी sp3, एक एक लोन पेयर है, एक एक लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें, नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज्यादा है, तो इसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ये सिखाया ना आपको। तो pH3 का जो है मच लेस देन NH3 हो जाएगा। आंसर इज 1। और ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन H2S, NH3, BF3 एंड SiH4 आर। देखो ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये है sp2। तो sp2 का तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा 120 डिग्री, साफ साफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इससे कम किसका होगा? sp3 वाले का, जिसमें 0 लोन पेयर है। और फिर उससे कम जिसमें sp3 है बट 1 लोन पेयर है। और उससे भी कम जिसमें sp3 है बट 2 लोन पेयर है। कॉन्सेप्ट में पहले सिखा चुका हूं। ये देखो sp3 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 और इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर और ये sp2 होने के कारण आंसर इज क्या आया? आंसर आ गया आपका H2S सबसे पीछे, फिर उससे आगे NH3 SiH4। आंसर इज 1। आंसर इज 1 क्वेश्चन नंबर 21 का। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है और इस पे आप लिख लो नीट 2025 में आ सकता है। नीट 2025 में मुझे लगता है इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। बोलो कोई डाउट है? कर दोगे ना ऐसे? ये होगा 21st। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल? बोल रहा है कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। पहले में देखो भाई, ये CO2 ये फर्स्ट है, CO2 माइनस है, ठीक, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और NO3 माइनस भी ट्राइगोनल प्लेनर होता है, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा देखो PCl4 प्लस है, PCl4 प्लस NH4 प्लस की तरह टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट SiCl4, ये भी क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रल हो गए। तीसरा PF5 आपका होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। और साथ में इसने दे रखा है BRF5, लेकिन BRF5 होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ये वाला। नेक्स्ट चौथा AlF6 माइनस, ये आपका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, लाइक आपका SF6, जैसे SF6 होता है, ठीक। यस, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा। आंसर इज 3।
इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिखूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये एज इट इज आएगा, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है, काफी टाइम से नहीं आया है, ठीक। और ये ज्यादा से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका होना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन, बॉन्ड ऑर्डर कैन एज्यूम एनी वैल्यू नंबर इंक्लूडिंग जीरो। बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव एनी फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। रीजन, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी एंड बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट ही अलग हो गई दोनों। वो बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग वो फ्रैक्शनल भी आ सकता है और कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, डजंट एक्सप्लेन असर्शन। और ये ऐसा क्वेश्चन है, भले ही असर्शन रीजन है, आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते थे, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। देखो ये CH4 है और CH4 होता है sp3 टेट्राहेड्रल। अब आपने इसको बोल दिया कि ये बना दिया C2H6, तो इसमें भी कार्बन sp3 भी होता है और टेट्राहेड्रल भी होता है, ठीक। ये तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट NH3 में अगर आप देखेंगे, NH3 sp3 है और NH4 प्लस भी sp3 है, लेकिन इनमें चेंज आया किसका? ये sp3 ये पिरामिडल था और ये sp3 और क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो वो बोल रहा है कि दोनों चेंज होना चाहिए, जबकि इस ऑप्शन में क्या हुआ है? ओनली एंड ओनली हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है। समझे ना आप? ये देखो, ये पहला और दूसरा हो गया, पहला दूसरा, तीसरा देखते हैं BF3, ये होता है आपका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब ये जाएगा BF4 माइनस में, तो ये हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया और आपका ज्योमेट्री भी चेंज हो गया, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ देखना, H2O एंड H2O3 प्लस। ये H2O में ये लोन पेयर है यहां पे और ये sp3 है, बेंट शेप है, और ये आपका H3O प्लस में हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 है, लेकिन शेप ही अब पिरामिडल हो गया। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन शेप है, सेम है, ओनली शेप चेंज हुआ। तो आंसर क्या है इसका? थर्ड। आंसर तो 3 है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आ सकता है एग्जाम में। मैं ये नहीं कहूंगा यही आएगा, इस पैटर्न का आ सकता है, आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में, ठीक। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% यही आएगा, इस पैटर्न का आ सकता है, ठीक। इसमें कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 25, इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। देखो यहां पे BRF3 मॉलिक्यूल जो बनता है ये T शेप होता है और लोन पेयर हमेशा कहां आएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑलवेज गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये याद रखना है। आप यहां पे लिखना चाहो लिख भी सकते हैं, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री lone pair always goes to equatorial position to minimize lone pair as well as lone pair bond pair repulsion। ये ऐसी पोजीशन है जहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन दोनों ही क्या रहेंगे? कम रहेंगे। बोलो कोई डाउट तो नहीं आपको इसमें? ठीक है ना?
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ सकता है कि सर अगर हम ऐसा ना करके ऐसा करें कि इसको लोन पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए हम इक्विटोरियल पोजीशन, देखो आपके पास है ना 3 ऑप्शन है, मैं बता ही देता हूं आपको। आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोन पेयर को 180 पे रख लो, इसमें लोन पेयर रिपल्सन तो मिनिमम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, यहां पे लोन पेयर रिपल्सन तो है ही नहीं क्योंकि 180 का एंगल आ गया, लेकिन 6 लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन आ जाएंगे 90 डिग्री पे। ठीक, तो इसके कारण स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक, ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया नहीं आ? यहां पे स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आपने ठीक है लोन पेयर तो दूर कर दिया, लोन पेयर तो 180 पे हो गया, लोन पेयर सबसे ज्यादा भी होता है। आपने ओनली लोन पेयर रिपल्सन कम कर दिया, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो बढ़ गया ना यहाँ पे। अब इसमें देखना, अगर हम ऐसे रख दें, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये 90 पे, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लोन पेयर आ गया 90 डिग्री, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, और यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो आएंगे ये इसके साथ 90 पे और ये इन दोनों के साथ 90 पे, तो टोटल कितना हो गया, ये 90 पे हो जाएंगे 6 लोन पेयर, 1 2 1 और 2 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जैसे ये वाला है ना, ये इसके साथ ऊपर वाले के साथ 90 पे, और ये वाले 2 है ना, ये ऊपर वाले के साथ 90 पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक, सॉरी नीचे है, वो नीचे है ना, नीचे वाला इस लोन पेयर के साथ 90 पे और ऊपर वाला लोन पेयर इन दोनों के साथ 90 पे, तो ये 90 पे, तो ये दोनों क्या, ये क्या करते हैं, रिपल्सन और कम हो जाएगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा, सॉरी रिपल्सन और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी और घट जाएगी। और अगर हम बात करें ये वाला केस, भाई आप क्या करो, BRF3 में इनको दोनों को यहां ले आओ, लोन पेयर 120 पे आ गए। ठीक, लोन पेयर 120 पे आ गया। ठीक, और फिर आपने क्या किया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखो, ये 90 पे, एक ये 90 पे, ये तो 120 पे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर आया आपका 90 पे, कितने, 2। तो आप चेक करो, 3 सारी चीजें अगर कंसीडर करें, लोन पेयर सबसे कम यहां है। ठीक, लोन पेयर यहां सबसे कम बेसिक है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। अब यहां पे तो लोन पेयर ही इतना ज्यादा कि वही नहीं बनने देगा, और यहां पे क्या है, लोन पेयर भी कम है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी कम है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 के 2 ही है, तो इसलिए ये आंसर आएगा इसका फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज 1। ठीक, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, याद करना है। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आता है तो आपको आ जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का। अब देखो, मैं कहूंगा आप नीचे वाली बात पे ध्यान मत दो, उसमें ना ज्यादा बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा है लोन पेयर ऑलवेज गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बस ये ध्यान रखो, आप तो ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, यही इसलिए मैंने पहले लिखवाया था, पहले आंसर भी आपका आ गया था। ठीक, और ये मैंने समझाया आपको बहुत डिटेल में, ये तब समझाता था जब हमारे पास बहुत टाइम होता है, रिवीजन में बार बार ऐसा थोड़ा समझेंगे, डाउट आता तब चीजों को समझते हैं, और अगर आपको पहले से आता है, ये पता है, ये याद है, फिर दिक्कत ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, ये लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे जाता है, ये असर्शन अगर आ जाए उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर कर लिया या पहले से आता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नीट 2025 में आ सकता है। नेक्स्ट देखो, द बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर इन SF6। SF6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें क्या होगा भाई, 90 डिग्री के तो आएंगे 12 एंगल, 180 डिग्री का आएगा 3 एंगल, और SP3D2 में आपसे पूछा गया परसेंटेज डी कैरेक्टर, तो 2 तो क्या है, डी ऑर्बिटल, टोटल कितने हैं, 6 गुणा में 100, ये आ जाएगा 33%। आंसर चेक करो कौन सा है, 90 डिग्री का 33 और 120 डिग्री का 180 डिग्री का तो इसने दे ही नहीं रखा। आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन रीजन, ऑल FI SIF
एंगल इन एसआई फॉर्म ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। ये भाई आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी और यहाँ पे आप जानते हो एंगल कितना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट आता है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है। नेक्स्ट, द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज वीकर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। नहीं, गलत है। रिपल्सन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर तो सबसे कम होता है। तो असर्शन तो इसमें राइट है, रीजन रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर इज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन। भाई O2 मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, और यहां था सिग्मा 2pz, और पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक, 2 4 6 8 10 11 12 13 सॉरी एक सेकेंड 10 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसमें? पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, पाई 2py एंड, अच्छा देखो उसने पाई 2p एंटी बॉन्डिंग z लिख दिया, इसका मतलब वो x एक्सिस को क्या मान रहा है? x एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो जहां पे आपने z लिखा था वहां पे x लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक, और यहाँ पे 2pz ये 2pz, समझे कि नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जनरली एनसीईआरटी z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता है। तो आंसर क्या आया इसका? आंसर इज थर्ड। बोलो कोई डाउट हो गया? इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इस पैटर्न क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, और ये था आपका आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, बोल दो क्योंकि सबको याद रहता है ये, तो मैंने तो पूरा लिख के दिखाया आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which is false statement about LCAO, addition of atomic orbital result in molecular orbital। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, atomic orbitals of nearly same energy combine to form molecular orbital, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेम एनर्जी वाले ही कंबाइन करते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं, देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए ये 1s ये 1s, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो फिर जब ये कंबाइन करेंगे तो यहां से इनका बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इनसे कम होगी, और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होगी, इसको सिग्मा 1s स्टार बोलते हैं, ABMO। तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई। नेक्स्ट, ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल अकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कोई भी ऑर्बिटल है उसमें क्या आएंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इज थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट या सेकंड में कर दो। ठीक, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब आगे बढ़ जाए, इजी क्वेश्चन है वैसे लेकिन आ सकता है इस टाइप का, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आए, थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चन वो एमओटी पे पूछ सकता है। नेक्स्ट, ये देखो, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 मॉलिक्यूल इज ड्यू टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आ सकता है ये नीट 2025 में आ सकता है। हे एग्जामिनर, नीट 2025 में ये क्वेश्चन बच्चों से जरूर पूछो। B2 मॉलिक्यूल है, क्या होगा? सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। अब देखना एटॉमिक नंबर 7 तक पाई 2px और पाई 2py पहले आएगा, सिग्मा 2pz बाद में जाता है। ठीक, ऐसा होता है। 2 4 2 6 2 8 9 10, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। न्यू पूछे तो कितना बोल दोगे? 2.84 बोर मैग्नेटॉन। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? तो कहां है दोनों इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन? इन बॉन्डिंग मोलिकुलर, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान रखना सिग्मा बॉन्डिंग में नहीं है, पाई में है। आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही लिखवा दिया।
क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 31। द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर व्हाट एक्सप्लेन द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो HI HCl HBr सॉरी HBr HCl, ये भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट होता है। ठीक, एज मोलिकुलर वेट इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, लेकिन HF का इनसे सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना चाहिए बल्कि हमें, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना, इंटर जरूर बोलना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन, नहीं ये इसका रीजन नहीं है। दूसरा, देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स, हाँ ये सही है, आंसर 2 इज सही। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF, बॉन्ड एनर्जी कोई लेना देना नहीं है। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग इज मच रिड्यूस्ड इन फ्लोरीन व्हिच पोलराइज द HF मॉलिक्यूल, नहीं ये भी रीजन नहीं है, आंसर 2। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, गुड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। असर्शन रीजन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है इसमें होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई। और पैरानाइट्रोफिनोल जो होता है इसमें होती है आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऐसे, ये एक मॉलिक्यूल और आएगा ऐसे, यहां पे ऐसे लाइन से चलते रहेंगे आगे, है ना, ये आगे, ये आगे, ये तो देखो ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, यहां पे ये समझो ये अपने ही हाथ बांधे खड़ा है और यहां पे ये क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक, ऐसे, ठीक है ना, समझ गए, ये इंटरमोलिकुलर, ये इंट्रामोलिकुलर। तो अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऑर्थो से ज्यादा होगा पैरा का ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ऑर्थो का, ये ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछे। वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी भी अगर आपसे पूछे, ठीक एक ही बात है, वोलेटिलिटी और वेपर प्रेशर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा आपसे पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो की कम हो जाएगी पैरा से, क्यों? बिकॉज ऑर्थो का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ गए। और इसमें देखो ऐसा होता है बॉइलिंग पॉइंट में क्या, जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल है, इनको हम दूर दूर कर दें, लिक्विड में आ जाएंगे, लिक्विड वालों को और दूर दूर कर दो, गैस में आ जाएंगे। किस टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। यानी जो जल्दी दूर दूर हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसको दूर करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनोल के, सॉरी। ठीक, तो इसलिए ये पैरानाइट्रोफिनोल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक, किससे? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से, क्योंकि इसमें ये एक दूसरे के साथ तो बॉन्ड बनाता नहीं है, ये आपस में अपने ही बॉन्ड ऐसे पकड़े बनाए खड़ा है। आप ये समझो हमारी क्लास में हम 50 बच्चे हैं, हम टोटल 50 लोग हैं, बाहर से 20 लोग आए और हमने क्या किया, ऐसे हाथ पकड़े खड़े एक दूसरे का, आ जाओ देख लेंगे, तो क्या करेंगे, हम एक एक को उठा उठा के फेंक देंगे। और अगर हम वो 20 लोग आ रहे हैं और हम 50 ऐसे हाथ पकड़ के एकता के साथ खड़े हैं, उनका कचूमर निकाल देंगे। तो ऐसे समझो पैरा वाले कौन से हैं, जो 50 एकता के साथ खड़े हैं, इनमें यूनिटी है। और ये कौन से, इनमें यूनिटी नहीं है, अकेले खड़े हैं ऐसे, तो इनको उठा उठा के फेंक देगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूल ये इधर ये इधर, इनको दूर करना मुश्किल होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अब असर्शन वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने बोला ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंटर है, तो मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं लिखा क्या है, भाई मेरा काम हो गया ना, गलत हो गया। रीजन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। ये बात सही है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा वोलेटाइल है, उसकी वोलेटिलिटी पैरानाइट्रोफिनोल से ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। असर्शन राइट है, सॉरी असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट, आंसर इज 4, आंसर इज
गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम में पहले भी आ चुका है इस पे कई बार। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 2025 में एज जाएगा, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, नेक्स्ट कुछ लिखना तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लैटिस एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल क्लोराइड। देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है इस पे मान लीजिए प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है R, तो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड बाय R होती है। ठीक, डिस्टेंस के उनके बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो जो LiCl, NaCl, KCl, RCl और CSCl है, कैसे सोल्व करेंगे? सभी पे चार्ज अगर देखा जाए +1 -1 है और चार्ज सेम होने की वजह से तो सबके चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो जब चार्ज सेम हो जाए तो हम किससे करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो सभी में क्या है? एनायन भी कॉमन है, तो हम लिखेंगे कैटायन का साइज बढ़ेगा। क्या होगा? एज साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इंक्रीज। और कैटायन और एनायन में डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा आपका। कौन सा? पहला वाला आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2025 में आ सकता है। ये एक आध में फीलिंग आ जाती है ना टीचर को, बस वही समझो आप, ये नीट 2025 में आ सकता है। या मैं बोल दूं, हे एग्जामिनर, नीट 2025 में मेरे बच्चों से क्वेश्चन जरूर पूछो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। देखो भाई, यहां पे NH3 और NF3 में NH3 का ज्यादा होता है। ठीक, ये आपके NCERT में है, एम्स में आ चुका है, IIT में आ चुका है, नीट में आ सकता है। BF3 का सबसे कम होता है, ये आई थिंक आप जानते ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसका न्यू 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसके लोन पेयर का ऊपर की तरफ और ये इनके जो आएंगे, ये जो आ रहे हैं ये नाइट्रोजन की तरफ, तो एड ऑन होंगे इसमें। अब इनका क्या है? अपोजिट होगा, ये फ्लोरीन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और डाइपोल मोमेंट, सॉरी इसका लोन पेयर मोमेंट ऊपर की तरफ। तो लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का रिजल्टेंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है, एक दूसरे को कम करेगा, तो इसका न्यू थोड़ा सा कम रहेगा। अब इसमें बॉन्ड पेयर का मूवमेंट और लोन पेयर का मूवमेंट ऐड हो रहा है, तो इसका न्यू थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो नेट न्यू का रिजल्टेंट आ जाएगा NH3 का ज्यादा, उससे कम NF3 का, और ये तो BF3 सबसे कम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? NH3, NF3, NF3 और BF3 सबसे कम। आंसर इज 4। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट का, क्योंकि ऑलरेडी सब इसको कर चुके होते हैं। ये एम्स में आ चुका है, IIT में आ चुका है, JEE मेन में आ चुका है, नीट में आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे ये नहीं पूछा गया हो। और NCERT का क्वेश्चन है, और मैं लिख दूंगा इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025। नीट 2025 में डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आएगा, मे भी यही आ जाए। ठीक, ये 34th क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, मोलिकुलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड HCF4 आर। भाई डिफरेंट आएंगे, कैसे? भाई ये SF4 है, ये देखो इसके पास एक लोन पेयर है, sp3d है, और ये सीसो शेप है। नेक्स्ट बोलो CF4, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद HCF4 में ये देखो HCF4, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ठीक, 2 लोन पेयर है, sp3d2 है, और ये स्क्वायर प्लेनर है। तो सबका शेप डिफरेंट है और सब में लोन पेयर क्या है? 0 1 2 है। डिफरेंट शेप आर डिफरेंट विद 0 1 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। एक और पहले एग्जाम में आ चुका है, तो इजी क्वेश्चन है। कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाना हो बना लो। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। लिख लिया भाई? देखो इसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जैसी मिस्टेक आप कर देते हैं कई बार, बिल्कुल वैसी ही मिस्टेक करी है। ये देखो
यहां पे ये आएगा, पहले में एक लोन पेयर, दूसरे में 0, तीसरे में 2, आंसर 4 आना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया सीधा थर्ड, तो आंसर इज थर्ड, नहीं सॉरी फोर्थ होगा अब तो। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। आई थिंक इसमें अलग ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस रहते हैं 15, कम से कम एक बार पढ़ा जरूर करो। पढ़ने का बेनिफिट ये होता है, जब आप सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो कई बार आपको लास्ट में या बीच में या स्टार्टिंग में ही ज्यादा इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो 100% आपको आते हैं। तो उस केस में आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन नेगेटिव होने के चांस घट जाते हैं, और जो 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको करने होते हैं उसमें आपको 40 के 40 नंबर मिल जाते हैं, जिससे एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ा करो, भले ही आपका सब्जेक्ट कितना ही अच्छा हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, और ये ऐसी चीजें मैं आपको हमेशा क्लियर टेस्ट सीरीज में सिखाता रहूंगा, कौन से क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना है, क्या मिस्टेक कर सकते हो, या एग्जामिनर क्या मिस्टेक आपसे एग्जाम में करवा सकता है, एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्लियर टेस्ट सीरीज को भी अगर अच्छे से फॉलो करते रहोगे ना, वीडियो सॉल्यूशन देखते रहोगे, आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम तक आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ अच्छे से फॉलो करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन। भाई लैटिस एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था, ये इस पे ये प्लस Q1 चार्ज है और ये माइनस Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इनका प्रोडक्ट चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस भाई जैसे आयंस अगर छोटे होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, अगर आयंस बड़े होंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एक तो साइज ऑफ आयन पे भी डिपेंड करेगा, और दूसरा हम बोलेंगे चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो चार्ज ऑन आयन ओनली नहीं, साइज ऑफ आयन ओनली नो, पैकिंग ऑफ आयंस ओनली नहीं, चार्ज एंड साइज ऑफ आयन। आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ तो मैं नहीं कहूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ X इज 1s2 2s2 2p3, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो दिस इज नाइट्रोजन, ये क्या है नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम जब N2 के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें बनता है Mg3N2। यहां पे एक्चुअल में मैग्नीशियम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और नाइट्रोजन होता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +2 3 जा +6, -3 2 जा -6, +6 -6। ठीक, तो ये ऐसे बनता है। तो आप क्या बोल दोगे इसको, ये क्या बनेगा Mg3X2 टाइप बन जाएगा। ठीक, आंसर इज 4। आंसर इज 4, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द टेबल शोन बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम विद एलिमेंट A B C D। ये बोल रहा है कि यहां पे देखो C A के साथ बॉन्ड बना रहा है, C B के साथ बॉन्ड बना रहा है, C के साथ बॉन्ड बना रहा है, और C D के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो बोल रहा है विच एलिमेंट हैज स्मॉलेस्ट साइज। देखो C तो सब में कॉमन है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, साइज बढ़ा बॉन्ड एनर्जी घटा, या यूं बोलते हो बॉन्ड एनर्जी घटा साइज बढ़ा। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कम सबसे कम है, उसका साइज सबसे बड़ा है। अगर हम साइज का ऑर्डर की बात करें, देखो बॉन्ड एनर्जी लिख दो आप ऑर्डर सबसे पहले, ये है ना CD की सबसे ज्यादा है, उससे कम CB की है, उससे कम CC की है, और सबसे कम CA की है। तो A का साइज सबसे बड़ा, उससे कम C का, उससे कम D का, और सबसे कम D का। तो दूसरा स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, D आ जाएगा। आंसर 4। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। यह एग्जाम में आ भी सकता है इस टाइप का, अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो, है ना। जेईई मेंस में तो आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, yet the dipole moment of NH3 is larger than that of the NF3. This is because, वो मैंने आपको बताया था कि इसमें NH3 में क्या होता है भाई, जो इनका बॉन्ड मोमेंट ये जो आ रहा है डाइपोल मोमेंट, ये बॉन्ड मोमेंट जो आ रहा है, बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट, ये लोन पेयर का रिजल्टेंट और ये बॉन्ड पेयर का मोमेंट, ये ऐड हो रहे हैं, वेक्टर सम है, ऐड हो रहा है तो न्यू बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें NF3 में, अब NF3 में क्या दिक्कत है भाई, यहां पे इनका बॉन्ड पेयर मोमेंट तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो नेट रिजल्टेंट भी तो नीचे ही आएगा।
जबकि लोन पेयर का मोमेंट ऊपर की तरफ है तो ये एक दूसरे को घटाएगा तो न्यू घटेगा, ये रीजन है। इन NH3 as well as NF3 the atomic dipole and bond dipole are in opposite direction। नहीं, दोनों में अपोजिट नहीं है, सिर्फ NF3 में। इन NH3 atomic dipole and bond dipole are in opposite direction। नहीं, NH3 और NH3 में अपोजिट साइड नहीं है, रॉन्ग है। इन NH3 as well as NF3 the atomic and bond dipole are in same direction, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, इन NH3 the atomic dipole and bond dipole are in same direction, बिल्कुल सही है। NF3 में these are in opposite direction, आंसर इज 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में करो या सेकंड अटेम्प्ट में करो, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं हे एग्जामिनर आप एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार फिर से पूछें। नीट 2025 में आ सकता है, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, या ऐसे लिख दो इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2024। ठीक, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आ गया। द चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ cation determine its polarizing power, which one of the following sequence represent the increasing order of cationic species। देखो पोलराइजेशन क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, डायरेक्टली पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इनमें देखो सब बेरिलियम 2+ है और Mg2+ है और एक कैल्शियम 2+ भी है, तीनों पे चार्ज क्या है, सेम है, बट जिसका साइज छोटा होगा उसका चार्ज बाई रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, और पोटेशियम पे तो चार्ज ही +1 है, ये इनसे पीछे आ जाएगा, तो ये इनकी पोलराइजेशन पावर आ जाएगी, आंसर इज 1। थर्ड, गुड क्वेश्चन है ना, एग्जाम के लिए बोल सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, The pp orbital overlapping is present in the following molecule। पहला है हाइड्रोजन, HH में तो भाई 1s ओवरलैप होता है, फिर HF में अगर HBr में अगर हम बात करें इसका 1s और Br का 4p ओवरलैप करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड में इसका 1s और इसका 3p का ओवरलैप करता है। क्लोरीन में 3p ओवरलैप होता है, तो pp ओवरलैप किस में आया, फोर्थ में, आंसर इज 4th। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन, और ये भी आपका ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट का आप इसको बोलोगे, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 40 को। नेक्स्ट 42nd, द डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF in BF3 is 646 किलोजूल पर मोल, whereas that of CF in CF4 is 515 किलोजूल पर मोल। The correct reason for higher BF bond dissociation energies। देखो BF3 में क्या होता है, बोरोन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये फ्लोरीन क्या करते हैं, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं बैक बॉन्डिंग से, ये ऐसे, ये मैंने आपको क्लास में भी करवा रखा है। तो ये क्या होगा, यहां पे 2p पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाएगा, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये यहां पे ये फ्लोरीन भी कर सकता है, तीनों में से कोई सा फ्लोरीन भी कर सकता है, ये ऐसे, ये इनमें से ये भी कर सकता है, या तीसरे वाला भी कर सकता है। और जब तीनों ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनेगा, तो तीनों पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। तो क्या होगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये क्या हो गया, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इन BF बॉन्ड, इससे क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। जबकि CF4 में क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, ये CF क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें कोई एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, उसके कंपैरिजन में कम रहेगी। तो यही इसका रीजन। देखो स्मॉलर साइज ऑफ बोरोन एटम एज कंपेयर टू, नहीं ये रीजन नहीं है, ठीक। स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन, नहीं ये भी रीजन नहीं है। सिग्निफिकेंट p पाई इंटरेक्शन बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन इन BF3, whereas there is no possibility of such interaction between C and F in CF4, ये सही है, दूसरा भी गलत था। लोअर डिग्री ऑफ p पाई इंटरेक्शन इन BF, ये गलत है, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, आंसर इज 3। तो इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट है, पढ़ने में टाइम लग सकता है, पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। कुछ नोट करना तो कर सकते हो, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, वैसे तो क्लास में आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल बताना बहुत आसान क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन। ये BCl3, ये तो प्लेनर है,
ये BrCl3, ये BrCl3 ऐसे होगा, टी शेप होगा, ये पहला हो गया। दूसरा देखो NH3, ये तो पिरामिडल होता है, जबकि दूसरा इसके साथ जो पूछा गया है NO3-, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तीसरा NF3, ये भी पिरामिडल है, जबकि इसके साथ वाला BF3 ये प्लेनर है। चौथा है BF4-, ये ऐसे होता है BF4-, टेट्राहेड्रल बनेगा। और NH4+ भी ऐसे ही टेट्राहेड्रल बनता है। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ये हो जाएगा आइसोस्ट्रक्चरल। आंसर इज 4। इसको आप फर्स्ट या फोर्थ अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो, ठीक। और ये क्वेश्चन IIT में ऑलरेडी आ चुका है, मे भी एग्जामिनर चाहे तो नीट में भी एज इट इज कॉपी कर सकता है। ये हो गया 43rd भाई, आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द स्ट्रक्चर ऑफ PF5 मॉलिक्यूल इज, अरे यार ये तो सब जानते हैं, PF5 मॉलिक्यूल क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, TBP, पेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आंसर इज 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 45। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहले में देखे मॉलिक्यूल आयन और उनका हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई NH4+ जो है ये तो आपका होता है sp3 पहला। दूसरा PCl5 जो है ये है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PsP3D। C जो है ये है SF4, ये हो जाएगा आपका, तीसरा बोल देंगे इसको, ये हो जाएगा sp3D2। और चौथा आपका IF7, 7 बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा sp3D3। अब मैच कर दो, पहले का sp3, A का 3, A की ऑप्शन में आंसर 1, A का 3, B का 2, C का है भाई आपका 4, D का 1। आंसर इज 1। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कर लेंगे भाई ऐसे, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 46। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन्स बॉन्ड एंगल बिटवीन, ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये ऐसे बनता है, जैसे IF7 होता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये ऐसे। इसमें ये जो 5 बॉन्ड होते हैं 72 डिग्री के, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और 90 डिग्री पे अगर देखें 5 के साथ ऊपर वाला और 5 के साथ नीचे वाला, तो 10 बॉन्ड बनेंगे। और 180 डिग्री का एक ही बॉन्ड होता है, तो 72, 90 और 180। आंसर इज 4th। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आ सकता है नीट एग्जाम में, है ना। और है फर्स्ट अटेम्प्ट का, जब आपने एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद इसमें पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज। sp3d में देखो हम क्या करते हैं, यहां पे एक तो s लेंगे, px py, ये तीनों ना xy प्लेन में आ जाएंगे, ठीक। ये ऐसे बनाते हो ना आप, ये तीनों xy प्लेन में होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे a, ये b, ये b। अब ये xy प्लेन में, तो ये वाले किस में होंगे? z एक्सिस में होंगे। तो z एक्सिस में कौन सा ओवरलैप करेगा? pz, और उसके लॉन्ग z एक्सिस के लॉन्ग जो आएगा कौन सा आता है? dz²। तो अब बताओ कौन सा आंसर आ? 3rd आ जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक। 47 का 3rd हो गया। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं काफी टाइम से लिख रहा हूं। हे एग्जामिनर, अब ऐसे लिखूंगा इस पे, तो हे एग्जामिनर, ये क्वेश्चन नीट 2025 में पूछो, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और काफी टाइम से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, पूछना चाहिए, एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो फॉस्फेट आयन है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, ये ऐसे रेजोनेंस करता है, ठीक। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? ऐसे हम बना सकते हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये देखो
ये ऐसे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, इसमें बन रहे हैं आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखो यहां पे इसने क्या पूछा, एक तो आपसे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम पूछा है और बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मल चार्ज होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, टोटल चार्ज है -3 डिवाइड बाई 4 -0.75 आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल, 5 बना रहा है, डिवाइड बाय 4 1.25। तो आंसर कौन सा आया, -0.75 एंड 1.25। ये आंसर इसका 1 आ गया। और मुझे उम्मीद है किसी न किसी दिन एग्जाम आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है एग्जाम में। जब मैंने लिख दिया नीट 2025 में एक क्वेश्चन जरूर पूछो, तो मुझे पूरी उम्मीद आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और जो देखा हुआ क्वेश्चन आएगा तो इजीली कराएंगे। और जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे ही पूछे, हो सकता है वो ओनली फॉर्मल चार्ज पूछ ले, हो सकता है वो बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, हो सकता है वो बॉन्ड ऑर्डर पहले लिखवा दे और फॉर्मल चार्ज बाद में लिखवा दे और पहला ऑप्शन यही बना दे। तो आपसे इस टाइप की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को कुछ भी लिखना तो लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, द बॉन्ड एंगल एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई वाटर जो है इसमें दो तो होते हैं ऐसे लोन पेयर, एक सेकंड ऐसे बता दो, ये है वाटर और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है ये होता है 104.5 डिग्री। ठीक, ये बॉन्ड एंगल आ गया, देख लो कौन सा है, ये रहा। और ये फिर डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। वैसे डाइपोल मोमेंट सबको याद होता है 1.85 होता है इसका, चलो इसने 1.84 dy लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 49, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट स्टेटमेंट विल रिगार्ड टू H2 प्लस एंड H2 माइनस इज। देखो H2 प्लस के पास है एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे आएगा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा, 1 - 0/2 = 0.5। अगर H2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो H2 में हो गए, एक और इसने ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका आएगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग वाले 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला डिवाइड बाय 2 0.5। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, H2 प्लस इक्वल टू H2 माइनस, लेकिन स्टेबिलिटी H2 प्लस की थोड़ी सी ज्यादा होती है H2 माइनस से। H2 माइनस इज लेस स्टेबल, ऐसे लिख लो, इज लेस स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में। ठीक, तो अब दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बोथ H2 प्लस एंड H2 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट है, एग्जिस्ट करते हैं। H2 माइनस इज मोर स्टेबल, रॉन्ग है। H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। देखो ये यहां तक पूछा है उसने, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि H2 माइनस थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, ये रीजन जरूर याद रखना इसका, है ना। ठीक, H2 माइनस कम स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आंसर आ गया थर्ड। गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, और जिसने एक बार पढ़ रखा हुआ उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये थे आपके केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशंस। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया। लगभग टेस्ट के सॉल्यूशन के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि सारे टॉपिक कवर की जाए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज कराए जाए, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है वो भी आपको बताया जाए। और इसी कोशिश के चलते वीडियो सॉल्यूशन को फॉलो करने वाले बच्चे हर साल केमिस्ट्री में इजीली 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर लेते हैं। तो जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं आप अच्छे से फॉलो करो। सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखो जो आपसे मिस्टेक हुए हैं या जो आप पेपर में सोल्व नहीं कर पाए। और एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि कहीं कहीं लिखा रहता है ना गुड क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, तो पीडीएफ देखने से भी आपका रिवीजन हो जाएगा।
और अच्छे से केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, अपने इंपॉर्टेंट मिस्टेक पॉइंट्स की या मिस्टेक्स की एक कॉपी बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो और इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ। ठीक है भाई, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।